So thank you so much Rashmi for being here. It's my pleasure talking to you. तो आपने ये कहानी बहुत बार सुनाई है, मैंने आपके लगभग सारे वीडियोस इस सत्र की तैयारी के लिए देखे हैं और आपकी किताब भी आ गई है। तो मुझे लगता है हमें वहीं से बात शुरू करनी पड़ेगी जहाँ से शुरू हुई थी। तो एक बार पहले कहानी सुनते हैं, फिर बातचीत करते हैं। नमस्ते। क्या मैं सुन सकती हूँ डीयू के मिरांडा हाउस के फेमस छात्राओं का नमस्ते? अब लग रहा है कि मैं विश्वविद्यालय के कैंपस पे आई हूँ। तो सबसे पहले मैं दैनिक जागरण परिवार का आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि इन्होंने मुझे पुनः इनवाइट किया। पहली बार हम लखनऊ में मिले थे और आज यहाँ दिल्ली में ये संवाद हो रहा है। सबसे पहले मैं एक बहुत छोटे गांव से आती हूँ, उसका नाम उडुपी है। आप में से कितने लोगों को पता है कि उडुपी कहाँ है? एक दो लोगों को पता है। तो उडुपी भारत के दक्षिण में है, केरल और कर्नाटक के बिल्कुल बॉर्डर पे है। एक और भव्य समंदर है और दूसरी ओर घनी जंगल है वेस्टर्न घाट्स के। तो मैं इसी एक गांव से आती हूँ। तो आज जो ये हिंदी है हम थीम पर चर्चा हो रही है, मैं एक दक्षिण भारतीय कर्नाटका मूल की लड़की होते हुए कहना चाहूँगी कि हाँ, हिंदी है हम, और मैं भी हिंदी में ही आज आपसे बात करूँगी। पर मुझे थोड़ा माफ़ कर देना, मैं उन अंग्रेज़ों की तरह नहीं बोलूँगी कि हिंदी मुझे आती इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे फैंसी होना है। मेरी मातृभाषा कन्नड़ा है, तो कभी कभी कन्नड़ के एक दो शब्द ऐसे एक्साइटेड में आ ही जाते हैं, तो प्लीज़ फॉरगिव मी। तो उडुपी से आती हूँ, मध्यम वर्गीय परिवार है। अक्सर कहा जाता है कि छोटे शहर के जो लोग होते हैं उनकी आकांक्षाएं बहुत छोटी होती है, पर मुझे पता है कि यहाँ जो ऑडियंस में बैठे हैं बहुत ऐसे लोग हैं जो दिल्ली से नहीं हैं और छोटे मोटे शहरों से ही उभर के आए हैं। मैं कहना चाहूँगी हम सबको ना रात को जो तारे सितारे हैं वो बहुत साफ दिखते हैं क्योंकि वहाँ पे लाइट पोल्यूशन नहीं है जो दिल्ली में है। इसलिए हमारी भी आकांक्षाएं बहुत ऊंची होती है, बस लोगों को पता नहीं होता है। बचपन से मेरी भी ऐसी महत्वाकांक्षाएं रही हैं। मैं भी बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे चलती थी। मुझे भी लगता था कि मैं बड़ी होंगी तो बहुत बड़ी चीज़ें करूँगी। पढ़ने का बहुत शौक था मुझे बचपन से। तो हालांकि मेरी दुनिया बस उडुपी थी, पर मुझे दुनिया भर का ज्ञान मैं उन पुस्तकों में देख लेती थी और एक उत्सुकता होती थी कि इस दुनिया को मुझे जानना है, इसे देखना है। क्योंकि मैं बहुत पढ़ती थी तो माँ बाप मुझे और मेरे जो रिश्तेदार हैं मुझे पुस्तक भेंट करते थे, डिक्शनरी भी भेंट करते थे, क्योंकि उस ज़माने में ना इंटरनेट था ना ये था। मैं 98 बॉर्न हूँ तो आपसे काफ़ी बड़ी हूँ, इट्स अ जनरेशनल गैप। तो डिक्शनरी देते थे, तो एक डिक्शनरी के जो स्पाइन है उस पर लिखा था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। तो मैंने पिताजी से पूछा कि क्या है ये ऑक्सफोर्ड? तो पिताजी ने बोला कि ऑक्सफोर्ड एक गांव है जहाँ पे दुनिया का नंबर 1 विश्वविद्यालय है। तो मैंने उसी बचपने में एक जिद पाल लिया कि अगर मैं पढ़ाई करूँगी तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से ही पढ़ूंगी। तो ये जो एक क्या कहते हैं, एक बचकानी जिद थी जो काफ़ी ज़्यादा परिश्रम और परसिस्टेंस के साथ हकीकत में बदली। जब मैं ऑक्सफोर्ड गई तो मैं बहुत ही एक्साइटेड थी कि अरे जो एक लाइफ लॉन्ग मेरा सपना रहा है ये साकार हुआ। तो पहले के 3 महीने तो मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक और एक्साइटेड रहती थी। आप क्या पढ़ने गए थे वहाँ पर? आपको क्या लगता है मैं क्या पढ़ी हूँ? Anybody wants to take a guess? मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो जैसे मिरांडा हाउस की लड़कियों के बारे में बात की जाती है, वैसे ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग की लड़कियों के बारे में भी बात की जाती है कि एक आधी है। तो मैंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी हुई है एंड आई हैव अ मास्टर्स इन एनर्जी सिस्टम्स एंड सस्टेनेबिलिटी एंड करंटली आई एम परस्यूइंग अ PhD इन क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी फ्रॉम IIT दिल्ली। तो ये मेरा एक एकेडमिक जर्नी रहा है। तो मैं वहाँ गई, आई वॉज वेरी एक्साइटेड। मुझे लगा दिस इज़ इट, दुनिया का जो नंबर 1 विश्वविद्यालय है यहाँ पे मेरी एडमिशन हो गई। मैं उडुपी से निकल के वहाँ तक आई हूँ। तो आई वॉज वेरी हैप्पी।
पहले के 3 महीने बहुत अच्छे गुजरे, मैं बस म्यूजियम से म्यूजियम जा रही हूँ, क्लास से क्लास जा रही हूँ। फिर 3 महीने बाद ऐसा एक हुआ कि मैं क्लास के लिए जल्दी निकल गई थी, क्योंकि क्लास कैंसिल हो गया था और मुझे क्लास पहुँचते ही पता चला कि क्लास कैंसिल्ड है। तो जल्दी जल्दी जो मैं भागती थी, तो मैं आराम से वहाँ टहलने लग गई। जब मैं टहल रही थी तो मैंने देखा कि यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है। पहला भाव जो आया वो ये था कि वसुदैव कुटुंबकम, और शायद ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय भी इसी की एक मान्यता रखती है, इसीलिए यहाँ पे रखा है। फिर जब मैंने उसके नीचे की एक प्लेक था जिसमें डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है वो पढ़ा, तो मैंने देखा इसमें बहुत ही नीच एक लैंग्वेज जिसे कहते हैं, एक भावना जो होती है, उससे लिखा गया है 13th century 4 hand Ganesha marble statue acquired marauded from India। तो इसे एक ट्रॉफी की तरह वो सजाए थे वहाँ पे, ना कि एक वसुदैव कुटुंबकम की भावना से। तब मेरे अंदर जो एक पूरी एक कहानी बनी हुई थी, एक पूरा जो एक संवाद बना था, वो पूरा टूट गया। वो जो पूरी नैरेटिव थी मेरे अंदर वो टूट गई। एक ही प्रश्न की जरूरत पड़ती है आपको जिंदगी में, जो आपकी पूरी पर्सपेक्टिव बदल दे। आपकी जिंदगी एक ही टाइप जाती रहती है, फिर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे हो जाता है जिसकी वजह से आप हर चीज को क्वेश्चन करने लग जाते हो। मैंने हर चीज क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। आई इवन वेंट ऑन एन अनकंफर्टेबल ऑक्सफोर्ड टूर। तब मैंने देखा कि ये जो पूरी यूनिवर्सिटी है, ये नंबर 1 यूनिवर्सिटी नहीं था। जब इसे इंग्लैंड में 1000 साल जो 10th 9th सेंचुरी में इसे एस्टैब्लिश किया गया, तो इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट यूनिवर्सिटीज। इनफैक्ट द किंग ऑफ इंग्लैंड, उनको एक पाबंदी लगानी पड़ी कि ब्रिटिश बच्चे बाहर नहीं जा सकते पढ़ने के लिए 300 साल तक, तब जाके वो नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनी। इन लोगों ने भारत के सारे विश्वविद्यालयों को जला दिया। ना केवल विश्वविद्यालयों को जलाया, पर हमारी जो एक एजुकेशन सिस्टम है इसे तोड़ा। और इसे कैसे तोड़ना चाहिए, इसकी पूरी स्टडी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया। क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ना केवल एक विश्वविद्यालय था, पर जो ब्रिटिश जनरल्स भारत जाते थे उन्हें सिखाने की भी एक ट्रेनिंग ग्राउंड था। सो इट इज नोन फॉर ऑल दीज कॉलोनाइजर्स। तो यहाँ से कहानी शुरू हुई। वो जो एक प्रश्न आया मेरे मन में कि गणेश जी की मूर्ति को इन्होंने इतने हीन भाव से क्यों संबोधित किया है, वहां से पूरी जो है कहानी शुरू हुई। वो उसको एक ट्रॉफी की तरह देखते हैं, एक ऐसी ट्रॉफी जो कहीं से जीत कर लाए हैं और उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। एक बड़ा जो भ्रम बहुत सारे पढ़े लिखे युवाओं के मन में रहता है, खासकर वो लोग जो भारत से और ब्रिटेन की एक्स कॉलोनीज से आते हैं, उनको ये लगता है कि पश्चिम ने बहुत बड़ी तरक्की करी है और उन्होंने एक मल्टीलिंगुअल समाज बनाया है। यूनिवर्सिटी वैसे भी एक ऐसी जगह होती है जिसका शब्द ही वही है, यूनिवर्सल होती है वो। उसमें तो एक तरह से वसुधैव कुटुंबकम उसकी अपनी कॉन्सेप्ट में ही बिल्ट इन होता है। लेकिन जब रश्मि वहाँ गई तो उन्होंने देखना शुरू किया कि ये जो यूनिवर्सिटी बनी हुई है, जिसको हम मॉडर्न यूनिवर्सलिज्म का, मल्टीलिंगुअलिज्म का, इन सब का एक सिंबल मानते थे, उसकी बुनियाद में कुछ और है। उसकी बुनियाद में उसकी अपनी इंटरनल हिस्ट्री है। उसके अलावा जो कॉलोनियल लूट है, उस कॉलोनियल लूट के निशान हर जगह पाए जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ब्रिटेन के बहुत सारे पॉश एरियाज़ में, इंग्लैंड के अगर आप घूमेंगे लंदन के, तो आपको पता चलेगा कि वो बड़ी बड़ी बंगले और वो बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं वो अक्सर कॉलोनियल लूट से जो कॉलोनियल ऑफिसर्स थे उनके बनाई हुई है। इनफैक्ट अगर आप में से किसी ने शशि थरूर का वो डिबेट देखा होगा तो उसमें वो कहते हैं कि इस हॉल में आप लोगों ने जिस आदमी के नाम को वाईफाई में यूज़ कर रखा है वो भी एक कॉलोनियल लूट करने वाला बहुत बड़ा आदमी था। तो ये एक तरह का रेवलेशन था आपके लिए। आपको रियलाइज़ हुआ कि ये वैसी मॉडर्न यूनिवर्सल मल्टीलिंगुअल दुनिया नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम नहीं है, यहाँ कुछ और चल रहा है। जब ये हुआ तो आपकी सोच, आपकी ज़िंदगी ऑक्सफोर्ड कैंपस में कैसे बदलना शुरू हुई? तो मैंने हर चीज़ को क्रिटिकली देखना शुरू किया। जो चीज़ आप स्वाभाविक तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं उसे आप क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। और ये टर्निंग पॉइंट ज़िंदगी में कभी कभी आती है, और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि वो एक टर्निंग पॉइंट आई मेरी ज़िंदगी में। मैंने वहाँ के करंट रिसर्च पेपर्स देखने शुरू किए।
एक ऐसा रिसर्च चल रहा था जो जब ब्रिटिश हम पर राज कर रहे थे और बंगाल में पूरी भुखमरी पड़ी थी, फेमिन हुआ था, वो इसलिए हुआ था क्योंकि देयर वाज वर्ल्ड वॉर गोइंग ऑन और उनको अपने ग्रैनरीज को स्टॉक पाइल करने थे। तो भारत में जो जो उपजाऊ चीज़ थी हर चीज़ को वो लूट के वहाँ पे स्टोर करते थे। इसकी वजह से एक आर्टिफिशियल फैमिन हुआ। पर ये लोग ऐसे वहाँ पे पेपर्स लिख रहे हैं टू जस्टिफाई, और ये कह रहे थे कि फैमिन इसलिए हुआ क्योंकि जातिवाद है। हिंदू महासभा वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बंगाल फैमिन। सच स्टडीज वर बीइंग कंडक्टेड रैम्पेंटली और इन चीज़ों का ग्रांट दिया जा रहा था, जिनके भी टॉपिक्स ऐसे होते थे जो ब्रिटिश को बेहतर बता के ये जो इंडिजिनस लोग हैं, जो भारतीय मूल के लोग हैं या अन्य जो फॉर्मर कॉलोनीज है, अफ्रीका से हो, साउथ अमेरिका से हो, इनके बारे में हीन शब्द में बताना। एक तो ऐसी स्टडी थी जो अंडमान और निकोबार के लोगों को कैनिबल भी लिखा है जिसमें, पर इन्होंने उनको कैनिबल इसलिए लिखा था क्योंकि वो अपनी कमियों को नहीं बताना चाहते थे। जब जेम्स कुक हवाई गया था तो उसे तैरना भी नहीं आता था और उसे तो एक्चुअली में डर था, पर उन्होंने ऐसे उसे दर्शाया है जैसे जेम्स कुक इंडिजिनस लोगों को बचाने गया था, उन्हें सिविलाइजेशन की ओर लेके जाने आया था। और जब वो मरा, वो इसलिए मरा क्योंकि वो डर के भाग रहा था। पर उन्होंने ऐसे लिखा कि नहीं, उसने अपनी जान को खतरे में डाल के, क्योंकि वो चाह रहा था कि उसके साथी इन इंडिजिनस लोगों को ना मारे, इसलिए वो मरा। जब ब्रिटिश एक्सप्लोरेशन आर्कटिक रीजन को एक्सप्लोर करने गई तो उनके जो शिप्स है वो वहाँ पे फ्रीज हो गए थे उस पानी में, तो खाना तो खत्म हो गया और जाहिल तो ये है ही, तो इन्होंने एक दूसरे को खाना शुरू किया था, दे टर्न कैनिबल। पर उन्होंने अपने हिस्ट्री बुक्स में क्या लिखा कि देयर वर इंडिजिनस पीपल जिन्होंने इनको खाया, जिसकी वजह से ये खत्म हो गए। तो दिस इज द काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ स्टोरीज दैट हैपेंस, एंड इसे मैंने बहुत नज़दीकी से देखना शुरू किया, एंड दैट स्पार्क्ड दिस होल चेंज इन मी कि इसके बारे में कुछ करना चाहिए। अभी यहाँ तक आ गए, ये रियलाइजेशन भी हो गया, इसके आगे क्या। तो विश्वविद्यालय में एक स्टूडेंट यूनियन होता है, जैसे डूसू होता है। मुझे लगता है डूसू के चुनाव आ रहे हैं अभी और बहुत सारी तैयारियां हो रही है, पर्चे देख रही हूँ मैं। तो वहाँ पर भी चुनाव होता है और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का जो स्टूडेंट यूनियन है वो काफ़ी फेमस है। वहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो अलग अलग देशों के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री रह चुके हैं। जैसे आपकी जो पूर्व छात्रा है वो अब दिल्ली की सीएम है। तो बहुत कंपटीशन रहता है और जो भी अध्यक्ष बन जाता है उसके बारे में वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा जाता है, बीबीसी में उनके ओपिनियन पीसेस आते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे अध्यक्ष बनना चाहिए। तो उडुपी की एक लड़की के लिए ना केवल ऑक्सफोर्ड जाना काफ़ी था, पर अब वो अध्यक्ष बनना चाह रही थी। और मुझे कैंपस पे गए हुए 1-1.5 महीने ही हुए थे, कोविड का समय था, कोई सोशल एक्टिविटीज़ नहीं थे। मेरे जो क्लास में 3-4 लोग हैं उनके अलावा कोई मुझे नहीं जानता था। तो मैं इतनी अनपॉपुलर थी, फिर भी मैं अध्यक्ष बनना चाह रही थी क्योंकि मुझे लगा कि ये बात ठीक नहीं है। फिर मैंने अपने आप को सोचा कि ठीक है, मतलब अध्यक्ष ना भी बने तो एटलीस्ट ट्राई करते हैं, क्योंकि आज तक भारतीय लोगों ने इस पोजीशन के लिए ट्राई नहीं किया है। अगेन कॉलोनियल मेंटालिटी, वी हैव बीन टोल्ड दैट वी आर नॉट डिजर्विंग ऑफ बीइंग द बेस्ट। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ। ऑक्सफोर्ड जो छात्र संघ है उसमें 6 पोजीशंस निकलते हैं हर साल, एक अध्यक्ष का और 5 उपाध्यक्षों का। तो उपाध्यक्ष फॉर पोस्ट ग्रेजुएट्स, अंडर ग्रेजुएट्स, अलग अलग कैटेगरी में उपाध्यक्ष होते हैं। वो सारे 5 पदों के लिए भारतीय लोग लड़ते हैं, पर अध्यक्ष के लिए नहीं लड़ते हैं। अध्यक्ष के लिए इट इज मेन, वाइट मेन ओनली हु कम्पीट एट ऑक्सफोर्ड। तो ये था, तो मैंने सोचा लेट मी कम्पीट, आगे का आगे देख लेते हैं। पर जब चुनावी प्रक्रिया चलती है तो बहुत ज़्यादा वाद विवाद होता है। तो एटलीस्ट में जो डीकोलोनाइजेशन की बात है कि हमें अपना जो सिलेबस है इसे डीकोलोनाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसे नंबर 1 विश्वविद्यालय माना जाता है और यहाँ की सारी सिलेबस बाकी विश्वविद्यालय फॉलो करते हैं। तो ये बात तो मैं रख पाऊंगी, कुछ तो चहल पहल होगा और आगे जाके कोई भारतीय आके लड़के जीत लेगा इस तो मैं उस पूरी प्रक्रिया को एक तरह से चालन देना चाहती थी कि किसी ने कुछ शुरुआत करी। बट लाइक दे से, यू शूट फॉर द मून
इफ़ यू मिस यू ऑलवेज लैंड अमंग द स्टार्स। तो मैंने ना केवल लड़ा, मैं जीत भी गई। तो दैट वाज द बोनस पॉइंट ऑफ फाइटिंग फॉर प्रेसिडेंट। अभी तक आपको लग रहा होगा बहुत ही फेरी टेल स्टोरी है, उडुपी की लड़की निकली और ऑक्सफोर्ड पहुंच गई, इंजीनियर लड़की जीत गई वहाँ पे यूनिवर्सिटी का चुनाव। हालांकि जो लोग चुनाव को जानते हैं उनको पता है कि साइंस और ह्यूमैनिटीज अलग तरह से वोट करते हैं हमेशा, है ना? जी, वहाँ पे भी ऐसा था? ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही था। तो जो ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस के बच्चे हैं यही वोट करते हैं। तो हमारे यहाँ 4 डिवीज़न होते हैं, MPLS मैथमेटिक्स फिजिक्स लाइफ साइंसेस, मेडिकल साइंसेस, सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज़। तो जो बाकी 5 कंटेस्टेंट्स थे वो लड़ रहे थे आपस में कि सोशल साइंसेस और ह्यूमैनिटीज़ के वोट को कैसे वो हासिल करें। मैंने सोचा कि इनके बीच में मैं लड़ने जाऊंगी तो मुझे ना एक वोट मिलने वाला है। तो मैंने जो मेडिकल साइंसेस और MPLS के बच्चे जो कभी वोट नहीं करते, मैं उनके पास चली गई। इट एंडेड अप बिकमिंग द लार्जेस्ट इलेक्शन इन ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री, क्योंकि डबल लोगों ने वोट दिया इस बार। जो लोग कभी वोट नहीं देते थे वो आ गए वोट देने। तो आई इंक्रीज द एंटायर वोटर बेस सो दैट आई कुड विन। तो जिन्होंने वोट दिया उन्होंने पहली बार वोट दिया और उन्होंने सिर्फ मेरे पद के लिए वोट दिया। अगर आप उपाध्यक्ष का भी अगर आप चुनावी प्रक्रिया देखोगे तो मात्र 50% वोट्स डले हैं ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। जो बाकी 50% है वो केवल अध्यक्ष के लिए वोट देने आए थे और वो निकल गए थे। एंड दीज वर पीपल फ्रॉम साउथ अमेरिका, फ्रॉम अफ्रीका, फ्रॉम कैरिबियन, जिन्होंने भी वही सहा है, वही तथ्य सहा है जो हमने सहा है। एंड इट वॉज अ ब्यूटिफुल वे ऑफ द होल कम्युनिटी कमिंग टुगेदर। वहाँ पे भी बहुत राजनीति होती है। अगर ताइवान के बच्चे आपको सपोर्ट करेंगे तो चाइना वाले नहीं करेंगे, अगर ये करेंगे तो वो नहीं करेंगे। तो there's a lot of politics there as well. बट मुझे लगता है कि साइंस वालों ने साथ दिया। एंड आई थिंक साइंस से ज़्यादा आपका साथ जो एक्स कॉलोनीज के जो उत्पीड़ित थे उन्होंने दिया। उनको आपका संदेश पहुंच गया एक तरह से कि इस पूरे सिस्टम को डीकॉलोनाइज करने की ज़रूरत है। और एक बहुत ही इंजीनियस तरीका भी था अपने चुनाव को करने का कि आपने एक नया वोटर आइडेंटिफाई किया, उसको एड्रेस किया और उसके राइट कॉर्ड्स को एड्रेस किया कि वो एक्टिवेट हो, बाहर निकल के आए, वोट करे। क्या ये सही है कि उस वक्त जितनी वोटिंग हुई है उतनी हिस्ट्री में कभी नहीं हुई थी? कभी नहीं हुई है। उस पूरे चुनाव का ही टाइटल है हाईएस्ट वोटर टर्नआउट, लार्जेस्ट मार्जिन एवर। तो यही उसका एक शीर्षक भी रहा है कि आप राजनीतिक कंसल्टेंसी क्यों नहीं शुरू कर रही हैं? मतलब ये तो आपको तुरंत ही सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि भारत के कण कण में राजनीति है, मुझे इनको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे होता है ना कि हमारी फिल्में खत्म हो जाती है, जैसे ही शादी होती है या शादी के आसपास पहुंच जाते हैं तो हमको लगता है अब एंड आ गया। कोई बात की फिल्म नहीं बनाता है। अपनी कहानी में भी यही है कि ये एंड नहीं है। रश्मि का वहाँ ऑक्सफोर्ड में जीत जाना ये इस फेरी टेल का एंड नहीं है। ट्रबल इसके बाद शुरू होती है। ये पार्ट 2 जनरली कोई नहीं बनाता है ना फिल्मों में। आपके साथ यहीं से ज़्यादा समस्याएं शुरू हुई जब आप जीत गई। तो एक बार हम थोड़ा गंभीर होकर सुनते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। आपने हाईएस्ट वोटर टर्नआउट में लार्जेस्ट मार्जिन से ऑक्सफोर्ड में प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत लिया उडुपी की एक लड़की ने। उसके बाद क्या हुआ, और वो भी एक डीकॉलोनाइजेशन के मैंडेट पर? उसके बाद वही होता है जो स्टेटस को तोड़ने वाले के साथ होता है। किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि ये जीत सकती है। इनफैक्ट सबका मानना ये था कि तुम्हें सिर्फ एक वोट मिलेगा जो तुम अपने आप को दोगी। तो साइलेंट मेजॉरिटी को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है और उनकी जो एजेंसी है उसे हमेशा डिस्काउंट किया जाता है। तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। अब मैं बन गई तो मुसीबत है, क्योंकि डीकॉलोनाइजेशन की बात हो रही है, पूरी सिलेबस स्ट्रक्चर चेंज होने वाले हैं, ग्रांट्स की जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो चेंज होने वाली है। क्योंकि अध्यक्ष होने के नाते मैं यूनिवर्सिटी की ट्रस्टी बन जाती हूँ 1 साल के लिए। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एक चैरिटी की तरह ऑपरेट करता है और छात्र संघ का अध्यक्ष उस 1 वर्ष के लिए उसकी ट्रस्टी बन जाती है, जिसमें उसे ऐसे राइट्स है कि वो ऐसे चेंजेस लाए एंड शी इज बाउंड बाय हर मैनिफेस्टो। तो जो मैंने प्रॉमिस किया है उसे इम्प्लीमेंट करने की भी मेरे पास एजेंसी है। तो लोग डर गए। तो अक्सर जब लोग डर जाते हैं और बल से किसी को पराजित नहीं कर पाते हैं तो छल का इस्तेमाल करते हैं, और वही हुआ।
काफ़ी मैंने इसके बाद पढ़ाई भी करी थी कि ये जो पूरा विमर्श है, ये पूरी जो नैरेटिव है जिसमें आप एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को विलिफाई करते हो, उनको बुरा भला कहते हो, आपको पसंद नहीं है कि भारत तरक्की कर रही है तो बोल दो कि यहाँ पे तानाशाही चल रही है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो उस व्यक्ति को आप कोसना शुरू करो, उसके बारे में बुरा भला लिखना शुरू करो। तो उन्होंने मेरे बारे में भी यही किया। उन्होंने बोला ये उडुपी से आती है, उडुपी तो हिंदुत्व का गढ़ है। जो उडुपी अपने भोजन के लिए मानी जाती है, अरे हमने महाभारत में भी कोई पक्ष चुना नहीं था, महाभारत में भी हमने भोजन ही बनाया था, हमने बोला कि हम लड़ेंगे नहीं। तो ऐसे लोगों को इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट बना दिया। आपको पता होगा महाभारत में एक पूरा प्रसंग है कि उडुपी के राजा ने क्या किया। उन्होंने बोला, वो श्री कृष्ण जी के पास गए और उन्होंने बोला कि ना हम कौरवों के साथ लड़ना चाहेंगे, ना हम पांडवों के साथ लड़ना चाहेंगे, हम भोजन बनाएंगे, हमें ये काम आप दे दो। तो हम ऐसे लोग हैं। दुनिया भर में उडुपी अपने रेस्टोरेंट्स और वेजिटेरियन फूड के लिए मानी जाती है, और इन्होंने बोल दिया कि ये तो उडुपी से आती है, जो हॉटबेड ऑफ हिंदुत्व है, एक्सट्रीमिस्ट है, ये इस्लामोफोबिक है। ये ऐसे ऐसे फोबिया मैंने सुने हैं जिन शब्दों को मैंने आज से पहले नहीं सुना था, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग की बच्ची हूँ। आपने नहीं सुना था इस्लामोफोबिया कभी उससे पहले? इस्लामोफोबिया सुना था मैंने, जेनोफोबिया नहीं सुना था मैंने, एंटी सेमिटिज्म नहीं सुना था, क्योंकि हिंदुओं का क्या बैर है यहूदियों के साथ? कोई बैर नहीं है। तो ऐसे ऐसे शब्द मैंने पहली बार सुने कि मुझे पहले के 5 दिन तो पता ही नहीं चला कि ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं। इन्हें शायद गलतफहमी हो गई है, ये किसी और रश्मि की बात कर रहे हैं। मैं कैसे एंटीसेमिटिक हो सकती हूँ? ना मेरा कभी किसी यहूदी के साथ कोई व्यवहार रहा है। उडुपी में क्या बैर है? और एक बहुत फनी चीज हुआ, तब कोविड का समय था और भारत के सारे जो विश्वविद्यालय है जो रीओपन कर रहे थे, उनको एक पोस्टर लगाना पड़ा था अपने वेबसाइट पे कि गेट वैक्सीनेटेड बिफोर कमिंग टू कॉलेज। और ये जो पोस्टर था ये गवर्नमेंट की ओर से दिया गया पोस्टर था। तो उस पोस्टर के नीचे राइट कॉर्नर में मोदी जी का एक फोटो भी था। तो मेरी जो विश्वविद्यालय है जहाँ से मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री करी है, मैंने अपनी मास्टर्स ऑक्सफोर्ड से करी है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री करी है, उसके वेबसाइट पे भी वो फोटो था। तो उन्होंने उस फोटो को मेरे जो पूर्व विश्वविद्यालय है वहाँ से निकाला, उस पोस्टर को निकाला और बोला कि देखो ये कहाँ से आती है, इसने अपनी इंजीनियरिंग यहाँ से करी है और ये लोग इंडिया के सुप्रीम लीडर को अपने वेबसाइट पे लगाते हैं, तो इसके चुनाव को भी मोदी जी ने फंड किया है। दिस इज इंडियन इंटरफियरेंस इन ऑक्सफोर्ड पॉलिटिक्स। ये अपने आप को इतना महत्वपूर्ण समझते हैं कि भारत सरकार और मोदी जी, जिनको एक पूरा देश चलाना है, उनके पास इतना समय है कि एक छात्र चुनाव में आके किसी को जिताए। तो यहाँ तक इन्होंने अपना दिमाग चला लिया कि इस लड़की को हम इतना घसीटेंगे कि एक छोटी सी जो वैक्सीनेशन की पोस्टर है उससे हम मोदी जी को क्रॉप करके पूरे यूनिवर्सिटी में चलाएंगे कि द सुप्रीम लीडर ऑफ इंडिया इज बिहाइंड हर। यानी एक तरह से देखा जाए तो जो लोग इनके अध्यक्ष बनने का विरोध कर रहे थे वो इनकी एक खास पहचान बनाना चाहते थे, पब्लिक में एक छवि आपकी पेंट करना चाहते थे कि आप एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्ववादी बैकग्राउंड से हैं और आपका शहर भी ऐसा है, आपका विश्वविद्यालय भी ऐसा है, सब कुछ आपका वैसा ही है और इसीलिए आप जीती भी हैं और आप जीत भले ही गई हो लेकिन आपको अध्यक्ष बने रहने का हक नहीं है, क्योंकि ये अगेन ऑक्सफोर्ड की बड़ी परंपराओं के साथ नहीं जाता है। अब हम इसको जल्दी में थोड़ा सा लेते हैं कि जब ये शुरू हुआ कैंपेन आपके खिलाफ तो ये कितना खराब हुआ, मतलब लोएस्ट पॉइंट इसका कहाँ पे आया, और फिर वो पॉइंट कब था जब आपने सोचा कि मुझे ये छोड़ देना है? तो लोएस्ट पॉइंट तब हुआ जब मैं अकेली रहती थी। यूके में मेरा कोई परिवार नहीं है, पहली बार गई थी, एक यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन था, उस एड्रेस को पूरे विश्वविद्यालय के कन्फेशन पेजेस पे छापे गए ताकि अनोनिमसली मुझे बुली किया जा सके। और उस एड्रेस को पकड़ के किसी ने मेरे घर का शीशा तोड़ दिया था, मेरे कमरे का। तो दैट वाज द लो पॉइंट व्हेन आई फेल्ट कि मुझे इन्होंने इतना विलिफाई कर दिया है कि मुझे नुकसान पहुंचाना भी आज की डेट में जायज़ है, क्योंकि अगर आप किसी को भी इतना बुरा भला खेलो ना तो उसके खिलाफ कुछ भी करना
जायज़ हो जाता है। जब जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ पूरी प्रक्रिया चली तो उसके पहले उन्हें विलिफाई किया गया। ये जो हम विमर्श की बात करते हैं, ये सिर्फ पन्ने या किसी वेबसाइट पे तक सीमित नहीं होती है। ये एक इंसान को एजेंसी देती है कि वो उसे लेके उस व्यक्ति को हानि पहुंचाए और सोसाइटी उसे कुछ ना कहे। बाकी जर्मन लोग कहाँ थे जब यहूदियों को मारा जा रहा था? वो वहीं थे, वो रोक सकते थे। जर्मनी की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वो तो हिटलर की नाजी आर्मी के सामने तो बहुत बड़ी है पॉपुलेशन, पर उनकी मानसिकता में ये घुसाई गई थी कि यहूदी विलन है। वैसे ही मेरे बारे में ये घुसाया गया था कि मैं विलन हूँ और मेरे घर पर आक्रमण करना या मेरे शीशे तोड़ने या मेरे पीछे आना जायज़ है। तो दैट वाज द लोएस्ट पॉइंट। तब मैंने सोचा कि आई हैव टू रिज़ाइन। मैंने रिज़ाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे घर के शीशे इन्होंने तोड़ दिए थे। मैंने रिज़ाइन इसलिए किया क्योंकि एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड आई हैव नो राइट्स टू मेक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स। जो भी मैं स्टेटमेंट दूंगी प्रेस में या अपने पर्सनल सोशल मीडिया में, उसे पूरे काउंसिल को पास करना चाहिए। तो मैं खुद को डिफेंड भी नहीं कर पा रही थी। जब सब लोग मेरे बारे में या उडुपी के बारे में बुरा भला कह रहे थे, आई कुडंट से एनीथिंग इन माय डिफेंस। इतनी बुरी हालत हो गए थे। इट वाज फ्रीडम ऑफ स्पीच फॉर ऑल एक्सेप्ट मी। तो ऐसी हालत थी। तो मैंने रिजाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि ये मेरे पीछे है। मैंने रिजाइन इसलिए किया ताकि मैं इनसे लड़ सकूं, अपनी बात कह सकूं। बिकॉज until the lion writes his own story, every story will glorify the hunter. तो यही हो रहा था मेरे साथ। तो मैंने रिजाइन किया, पर मैंने लड़ाई वहीं से शुरू की। The minute I resigned, I put out a letter. मैंने हर जो आउटलेट ने, डेली मेल, BBC, वॉशिंगटन पोस्ट, जिन्होंने भी मेरे खिलाफ लिखा, मैंने सबको खत लिखा कि ये मेरा पक्ष है। पर किसी ने उसे नहीं छापा। दिस इज तो वेरी नेचुरल कि दूसरे पक्ष को तो छापना नहीं है, एक ही पक्ष को छापना है। मैं पुलिस के पास चली गई कि देखो मेरे घर के शीशे तोड़ रहे हैं, मेरे बारे में ये सब कह रहे हैं, ये तो रेशियल अटैक है। एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने ये तक लिख दिया था कि ऑक्सफोर्ड इज नॉट रेडी फॉर ए हिंदू प्रेसिडेंट। इतना विलिफाई किया गया था मुझे अपने आइडेंटिटी के बेसिस पे, जो चुनावी मुद्दा था ही नहीं। ये जिन्होंने लिखा था वो भारतीय तो नहीं थे? ये भारतीय मूल के थे, पर अपने आप को अंग्रेज से ज्यादा सफेद समझते थे। तो ये वैसे व्यक्ति थे। पर ऐसी एक पूरी सिचुएशन बन गई थी कि विश्वविद्यालय के जो प्राध्यापक है ये भी लिख रहे हैं ऐसी चीजें। फिर मैंने विश्वविद्यालय में भी कंप्लेंट दर्ज किया। फिर मैंने लिखना चालू कर दिया, नॉन स्टॉप लिखना चालू कर दिया। मैंने अपना ट्विटर अकाउंट खोल दिया जिसमें मेरे 0 फॉलोअर्स थे, पर मैंने लिखना चालू कर दिया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, दिस इज द ट्रूथ। मैंने अपने स्क्रीनशॉट्स लगाने शुरू कर दिए। सत्य की जो एक शक्ति होती है, मैंने उसी दौरान सीखा कि अगर आप एक भी हो पर आप में सत्य को दोहराने की क्षमता है, तो सब लोगों को आप मजबूर कर पाओ कि वो उस सत्य को माने। पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि उस सत्य को आपको उतनी बार दोहरानी पड़ेगी जितनी बार असत्य को दोहराई गई है। तो बस यही अंतर है एक विमर्श को तोड़ने में और उस विमर्श का हिस्सा बनने में, कि आप में बस पेशेंस और परसिस्टेंस की जरूरत है, भले ही आप एक व्यक्ति हो। और मैंने ये पूरा देखा कि 6 महीनों में रेजिग्नेशन के बाद, रेजिग्नेशन के तुरंत बाद एक व्यक्ति मुझसे बात नहीं करना चाह रहा था। जब मैं अपने लोकल सुपरमार्केट जाती थी कुछ भी खरीदने, तो लोग अपना पूरा रास्ता बदल लेते थे कि इसके पास तो नहीं जाएंगे। तो ऑटोमेटिक आइसोलेशन हो गया था कोविड के दौरान। कोरोना वायरस के साथ साथ लोग भी मेरे पास नहीं आना चाह रहे थे। पर 6 महीने बाद आई वॉज मोर पॉपुलर देन आई एवर वॉज ऑन कैंपस, इवन बिफोर ड्यूरिंग इलेक्शंस। क्योंकि व्हेन यू फाइट पीपल रिस्पेक्ट यू, व्हेन यू बाउ डाउन पीपल विल थिंक यू अ कावर्ड। वो आपको इतना एज पे घसीट देंगे कि आप मिट जाओ। लोगों ने मुझे पहले कहा था कि तुम इसे छोड़ दो, क्या है तुम वहाँ डिग्री लेने गई हो, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, आ जाओ, 2 दिन में लोग भूल जाएंगे। एक हारे हुए व्यक्ति और उसकी हार को कोई नहीं भूलता, जिंदगी भर दोहराते कि तुम तो वही हो ना जो वहाँ जाके हार के आई थी। क्योंकि मैंने लड़ा, तो आज भी अगर आप ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जाओगे और पूछोगे कि यूनियन प्रेसिडेंट कौन है,
तो 5 लोगों में से एक तो कहेगा कि कोई रश्मि है, हालांकि इस बात को 5 साल हो चुके हैं। कहते हैं कि बहुत सारे लोग 90s तक ये कहते थे कि इंडिया की प्राइम मिनिस्टर कोई गांधी है। मतलब अमेरिका में ऐसे चलता रहता था, लोगों को याद यही रहता था। वैसे ही अभी भी कुछ लोग मिल सकते हैं जो रश्मि को बताएंगे कि वो प्रेसिडेंट है। बट यहाँ मैं एक चीज़ को पूरी तरह से आपको कम्युनिकेट करना चाहता हूँ कि जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उसकी वजह ये नहीं थी कि ये उनके सामने हारा हुआ महसूस कर रही थी। इन्होंने ये समझा कि टैक्टिकली अपनी लड़ाई लड़ने के लिए ज़रूरी है कि अब मैं इससे आज़ाद हो जाऊँ और एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म से अपनी बात शुरू करूँ। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि उसके बाद से, उस दिन से ये लगातार लड़ रही हैं। इन्होंने लड़ाई बंद तो किसी दिन नहीं की उस दिन से, बल्कि बड़े पैमाने पे शुरू की है। तो लेकिन ऐसा कुछ जगहों पे मैंने पढ़ा है कि क्या कुछ एक डिस्क्लोजर साइन हुआ था कि आप कुछ बातें नहीं कह सकते पब्लिक में। तो ये बहुत फनी चीज़ है। तो जब यूनिवर्सिटी ने अपना इंटरनल इन्वेस्टिगेशन पूरा किया कि इस प्रोफेसर ने क्यों इसके बारे में ऐसे लिखा, क्या ये सही था, क्या प्रोफेसर का ये लिखना कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय एक हिंदू अध्यक्षा के लिए तैयार नहीं है, या वाकई में सही था, तो इस पर पूरी जांच हुई। जांच होके मुझे एक रिपोर्ट भेजा गया और ये बोला गया कि आप इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, जबकि मैंने कोई एनडीए साइन नहीं किया था और उस प्राध्यापक जो है उन्हें विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ा। तो वहाँ तक बात हुई। और ऑक्सफोर्ड एक ऐसी जगह थी जब दिवाली के लिए डिनर ऑर्गेनाइज करते थे ट्रिनिटी कॉलेज वाले, ये वो, और वहाँ पे डिजर्ट में बीफ जेलेटिन वाली चीज़ों को सर्व करते थे। और जब हिंदू बच्चे कहते थे कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है, हाउ कैन यू डू दिस, तो वो कहते थे कि ओह वी आर सो सॉरी, इट वाज एन ओवरसाइट। अगर किसी और धर्म के साथ ऐसा होता, उनकी डाइटरी प्रेफरेंस को कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, तो क्या होता। पर आज क्योंकि ये पूरा संघर्ष हुआ, तो आज जब हिंदू बच्चे सरस्वती पूजा का आयोजन करते हैं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में, तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर तक आती है हर साल, क्योंकि हमने उसे इस लड़ाई के दौरान ये दिखाया कि हिंदू कमजोर तो नहीं है। हम अपनी आइडेंटिटी हर जगह नहीं थोपेंगे। जब मैंने अध्यक्षा की लड़ाई लड़ी थी तो मैंने नहीं थोपा था अपनी आइडेंटिटी। इनफैक्ट हिंदू धर्म उस पूरे चुनावी मुद्दा ही नहीं था, पर उन्होंने जबरदस्ती उसे घसीटा, तो उसका उनको भरपाई आज भी करनी पड़ रही है और करते रहेंगे। दोस्तों, हमने रश्मि की कहानी सुनी कि उडुपी से एक लड़की इंजीनियरिंग करते हुए ऑक्सफोर्ड पहुंची, वहाँ पे उसने पूरी हेजेमनी को चैलेंज किया, उसके बाद वो छात्र संघ की अध्यक्ष बनी। ऐसे हालात बनाए गए कि उनको वो छोड़ना पड़ा, लेकिन छोड़ने के बाद बल्कि उसी दिन से उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी और एक तरह से उस प्रक्रिया में उनकी अपनी पहचान उभर के आई है। उस लड़ाई से एक फाइटर के तौर पर एक एथनिक पहचान भी उनकी उभर के आई है। मैं आप लोगों से सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे पास 4 सवाल है आपसे, ठीक है? और मैं थोड़े से मुश्किल सवाल आपसे करना चाहता हूँ, है ना? जैसे मान लीजिए, पहला सवाल आपने कहा कि एक पॉइंट पे ये मैसेजिंग हुआ कि ऑक्सफोर्ड इज नॉट रेडी फॉर ए हिंदू प्रेसिडेंट, लेकिन 2016 में लंदन में एक पाकिस्तानी मेयर बना है, हम जानते हैं, है ना? और उसके बाद ऋषि सुनक वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं। यानी वहाँ पे एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी है जो एक हिंदू ओरिजिन के व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करने को तैयार हो गई। उससे पहले, आपके वाले मामले से पहले ही, एक पाकिस्तानी जो है वो चुनाव जीतकर लंदन का मेयर बन गया। तो क्या आपको लगता है कि ये पूरे ब्रिटिश समाज की समस्या नहीं है, एक पर्टिकुलर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की समस्या है? देखिए, जब चाइनीज और रशियन लोगों ने कम्युनिज्म को धुतकारा तो ये सारे कम्युनिस्ट भाग के चले गए विश्वविद्यालयों में। तो अब क्योंकि कोई उन्हें वोट नहीं देना चाहता है, तो ये विश्वविद्यालय में बैठ के जो छात्र राजनीति है, इसी में अपना जो पूरा एम्बिशन है, इसे वहीं पे वो पूरा करना चाहते हैं। तो ये एक अनफेयर रियलिटी है कि बेचारे छात्र संघ के बच्चों को ये जो एज ओल्ड कम्युनिस्टिक चुनावी प्रक्रिया है, इसका हिस्सा बनना पड़ रहा है। वरना किसको फर्क पड़ता है कि ऑक्सफोर्ड के छात्र संघ में हो क्या रहा है, क्यों कोई प्राध्यापक इसके बारे में लिख रहा है। ये तो बहुत छोटी चीज है ना। अभी ठीक है, डूसू का चुनाव चल रहा है, चुनाव के टाइम पे थोड़ा चहल पहल रहेगा, पर उसके बाद किसको फर्क पड़ता है कि कौन अध्यक्ष है। ठीक है, कुछ चेंजेस लाएंगे, नहीं लाएंगे, पर इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि इन प्राध्यापकों के पास
कहीं और जाने की जगह नहीं बची है, सारे देशों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। दैट इज द अनफेयर रियलिटी एंड दिस इज द ट्रूथ ऑफ हाउ थिंग्स हैपन, कि ये इस छोटी चीज को इतना बड़ा बना लेते हैं और अपनी पूरी जिंदगी की प्रतिष्ठा इसी में खोजने लग जाते हैं। तो अगर आप एक यूनिवर्सिटी का माहौल देखेंगे, एकेडमिक माहौल देखेंगे और रियलिटी देखेंगे कि दुनिया में क्या चल रहा है, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। तो आते ही बाहर एक तरह से धक्का लग जाता है कि भाई दुनिया में चल क्या रहा है ये, बाहर तो एक हिंदू प्रधानमंत्री बना हुआ है, पर ये कैंपस के अंदर क्या चल रहा है। आज की डेट में पिछले कई चुनाव से ऑक्सफोर्ड जो एक पूरा जिला बनता है, वहाँ पर कभी कंजर्वेटिव पार्टी नहीं जीत पाई है, जो ऋषि सुनक की पार्टी है। और ऐसा है कि जो सारे कॉमनवेल्थ के बच्चे हैं, हम भी हैं, हमें भी वोटिंग राइट मिलती है जब हम वहाँ रहते हैं। अगर आपके पास रेसिडेंसी परमिट है तो आप वोट कर सकते हो, सिटीजनशिप की ज़रूरत नहीं है। और जो सारे बाकी बच्चे हैं जो ऑक्सफोर्ड पढ़ने आते हैं, तो वो भी अपनी जो वोटिंग डिस्ट्रिक्ट है वो ऑक्सफोर्ड में बदल देते हैं ड्यूरिंग द टेन्योरशिप। तो वो कभी हमेशा लेबर पार्टी ही आती है। अगर लेबर पार्टी से भी ज़्यादा लेफ्टिस्ट कोई पार्टी आएगा तो वो भी जीत के आएंगे वहाँ पे, क्योंकि पूरी जो एग्जिस्टेंस है इस आइडियोलॉजी की वो कैंपस में और कैंपस तक ही सीमित है, ब्रिटेन में भी और अन्य जगहों पे भी। तो ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। भारत में भी एक मजाक चलता है कि मतलब कम्युनिस्टों का आखिरी गढ़ जो है वो अब जेएनयू ही बचा है, मतलब वहाँ पे हार बाकी सब जगह तो ऑलमोस्ट हो ही गई है। सो ये आप मान रही हैं कि ब्रॉडर जो ब्रिटिश समाज है वो वैसा नहीं है, ये कॉन्सेंट्रेशन जो आपको दिखाई दिया रेशियल प्रिजुडिस का, कॉलोनियल हैंगओवर का, ये आपको ऑक्सफोर्ड में ज़्यादा दिखाई दिया। दूसरा मुझे आपसे जो 4 ही सवाल करने हैं मुझे आपसे, तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि एक पहचान उन्होंने आपकी बनाई है ना, जब उन्होंने आपका विरोध करना शुरू किया तो कहा कि आप एथनिकली हिंदू हैं, उसमें भी एक्सट्रीमिस्ट हैं। क्या आपको लगता है कि वो पहचान फिर आपने खुद भी अपने ढंग से डिस्कवर की, और क्या आज अपने आप को हिंदुत्ववादी कहेंगी? देखिए, पहचान जो होती है, अस्मिता जो होती है, इसका हम कद्र करते नहीं है, क्योंकि जो आपको फ्री में मिला है उसकी आप कद्र क्यों ही करेंगे? आपको फ्री में मिला है ना। तो इट इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी। जो कॉमन प्रॉपर्टी होता है उसका कोई ख्याल नहीं रखता, क्योंकि वो सबका है और किसी का भी नहीं है एक साथ। तो अस्मिता भी वैसी ही चीज है, सबका है पर किसी का भी नहीं है। पर एक अस्मिता की बहुत गहरी एक इम्पोर्टेंस रहती है अपनी जिंदगी में, और मैंने तभी ये चीज़ जानी। जब ये सब मेरे साथ हुआ तो मैंने थोड़ा पढ़ना भी शुरू कर दिया कि सोशल साइंस की भी पुस्तक पढ़ लेते हैं, थोड़ी अपनी इतिहास को भी जान लेते हैं। तो मैंने देखा कि जो भारतीय अस्मिता है ये भी एक बहुत ही डीप रूटेड अस्मिता रही है, जो बहुत सेल्फ रिलायंट रहा है। 8th सेंचुरी 9th सेंचुरी की अगर आप बात करेंगे, इट वॉज अ ग्रेट सिविलाइजेशन। मिलिट्री वाइज, इकोनॉमिकली हम लीड कर रहे थे। दुनिया की जो 33% जीडीपी थी वो हमारी थी, सोने की चिड़िया थे हम, ना केवल आर्थिक व्यवस्था पर मिलिट्री वाइज एज वेल। और इसका जो कोई डिस्क्रिप्शन हमारे किसी हिस्ट्री बुक्स में नहीं है। आपको अगर इसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आपको पर्शियन बुक्स में ढूंढना पड़ेगा। पर्शियन किताब में हाली लिखता है, वो दीन हिजाजी का बेबाक बेड़ा, वो अपने एक कॉन्करर के बारे में ये लिखता है कि हमारा एक था वो दीन हिजाजी का बेबाक बेड़ा, जिसने अक्साए आलम तक अपना पूरा निशाना साध लिया था, पर वो डूबता है गंगा के दहाने आकर। उन्होंने भी भारत के बारे में यही लिखा है कि उनके सबसे पराक्रमी जो राजा रहे हैं वो भी डूबे आके गंगा के दहाने ही। फिर क्या हुआ? फिर जब उन्हें पता चला कि हम इन्हें बाय फोर्स नहीं हरा सकते हैं, तो उन्होंने बाय फार्स हमें हराना शुरू किया। उन्होंने हमारे खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। देयर आर 2 डिक्शनरीज, फरांगे आमीद और लुगात। अगर आप देखेंगे, these 2 डिक्शनरीज कम इन अ गैप ऑफ 300 years। तो पहली किताब में हिंदू का वर्णन बहुत सुंदर तरीके से किया जाता है। वो तिल जो एक सुंदर लड़की के चेहरे पे होता है, दिल को चुराने वाला, कैसनोवा, ऐसे लिखा जाता है। सच अ ब्यूटीफुल वर्ड। पर अगर आप 300 साल बाद उसी डिक्शनरी, उसी पर्शियन डिक्शनरी को देखेंगे, उसमें लिखा गया है काला, चोर और काफिर। जो काला तिल है उससे काला निकाला गया, दिल को चुराने वाले से चोर निकाला गया,
और काफिर तो ऐड किया गया। तो ऐसे चीजों को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है पिछले 1000 वर्षों से, क्योंकि एक सभ्यता तब हारती है जब वो अपने हथियार नहीं छोड़ती है, जब वो अपनी अस्मिता से, अपना जो पूरा विश्वास है अपनी अस्मिता पर, उसे छोड़ती है, जब उसे लगने लगता है कि हम इंफीरियर है, तब वो अपनी लड़ाई हारती है। आजकल मैं रंजीत सिंह जी की जो बायोग्राफी है वो मैं पढ़ रही हूँ, तो मैंने देखा कि कैसे उन्होंने एक बहुत छोटी सेना की टुकड़ी को लेके इतने पराक्रमी जो राजा आते थे हिंदुस्तान पर हमला करते थे, उन्हें कैसे उन्होंने पूरी तरह से डिफीट किया और वहां पे उन्होंने अपना जो पंजाब का पूरा साम्राज्य है उसे खड़ा किया। पढ़ने लायक है। तो हम उन लोगों के वंशज हैं जिन्होंने कभी हथियार नहीं फेंके, पर हम ये भूल चुके हैं, इसीलिए हमारी आज हार हो रही है। तो इसे जो हम भूलते हैं ना, यही हमारी गलती है। तो अस्मिता के बारे में मैंने यही जाना, क्योंकि हमें ये मुफ्त में मिला है, इसीलिए हम इसका कद्र नहीं करते हैं। जो अभी का जो कंटेम्प्रेरी आज के दिनों का जो हिंदुत्व का सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट है, वो अक्सर कॉलोनियल टाइम पीरियड जो है उसको स्ट्रेच करता है ना, वो ब्रिटिश से पीछे तक ले जाता है। इसीलिए कई बार लोग 800 साल 1000 साल उसकी गुलामी की बात करते हैं। आपकी सोच की प्रक्रिया में भी वो एक्सटेंशन हुआ है। ऑक्सफोर्ड में जाने के बाद आपने जो ब्रिटिश पीरियड है उसके बारे में सोचना शुरू किया, लेकिन ऐसा लगता है कि अब आप उससे पीछे तक अस्मिता के सवाल पे जा रही हैं। क्या ये सही होगा कहना? ये सही होगा, क्योंकि आपको हमेशा जड़ तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि इस पूरे मुद्दे का जड़ क्या है। पर अगर आप हमारी पूरी इतिहास की किसी भी पन्नों को उठा के देखेंगे तो आपको ये डिस्टॉर्शन दिखाई देगा। टेक फॉर इंस्टेंस द इंडिपेंडेंस मूवमेंट 1947, उससे पहले क्या विमर्श गाड़ा गया? ये विमर्श गाड़ा गया कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ लिटिल विलेज रिपब्लिक्स। जो ब्रिटिशर्स ने पूरा विमर्श बताया था कि भारत में सिर्फ गांव है और गांव में बिछड़ापन है और हम जाके उन्हें सभ्यता की ओर लेके जा रहे हैं, तो उसी नैरेटिव को हाईजैक करके उसी को इस्तेमाल किया गया हमारे पूरे जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। ये बताया गया कि यस, वी वर विलेज रिपब्लिक्स, so we know how self governance runs, that is why we know कि हम कैसे इस देश को आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि हमें रिपब्लिक का मतलब पता है। हमने ये नहीं बोला कि ब्रिटिश से पहले हमारे यहाँ सिटीज भी थे। There were 17.6 million Indians living in cities in 1801। जब ब्रिटिश भारत आए तब पूरे यूके की भी पॉपुलेशन 10 मिलियन से ज्यादा नहीं थी। यूके की पॉपुलेशन की डबल पॉपुलेशन भारत के शहरों में रहते थे। शहर मदुरई, वाराणसी, ऐसे शहरों में जिन्होंने दुनिया को इतनी विरासत दी, इसे पूरा उन्होंने डिस्टॉर्ट कर दिया। और हमने भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इसी को अपनाया कि हम तो थे ही गांववासी, इन्होंने आके शहर बसाए, पर हमने ये बताया कि शहर ने हमें तरक्की नहीं दी, बल्कि यहाँ पे करप्शन होता है। हमने ये नहीं बोला कि इन्होंने हमें शहर नहीं दिए और हमारे शहर बहुत उच्च स्तर पर थे। हमने बस उसी जो उनका दिया हुआ पूरा विमर्श था, उसी को मरोड़ कर अपनी जो एक मतलब है, अपना एक मतलब है, उसे निकाला। तो आज सच तक जाने की जरूरत है। शॉर्टकट लेंगे अगर हम, तो हम आसानी से लोगों को समझा सकते हैं, क्योंकि लोगों के मन में ये जो आधे आधे विमर्श है ये बचपन से गड़े हुए हैं। अगर आपको उन्हें सच बताना है तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पर क्या आप में ये दम है कि आप वो मेहनत कर पाओ? क्या आप इतना मेहनत कर सकते हो कि आप लोगों को स्क्रैच से बताओ कि आपका सत्य क्या है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी नहीं कर पाए? उन्होंने बहुत किया, हमारे देश के लिए बहुत दिया, मैं इसे जुटला नहीं रही हूँ। पर वो जो विमर्श की बात आई, विमर्श की जब बात आई तब हम पीछे हो गए। चाइना में बहुत जो है खामियां हैं, वहां पे तो यू डोंट हैव डेमोक्रेसी एज वेल, पर उन्होंने एक चीज सही किया। जब उन्हें फ्रीडम मिला जापानीज लोगों से, तो जापानीज लोगों ने वहां पे बहुत बुरा हाल किया था उन लोगों का। तो उन्होंने ये बोला, चाइनीज लोगों ने ये बोला
कि वी आर द चिल्ड्रन ऑफ अ ग्रेट सिविलाइजेशन, जो हमारे साथ हुआ पिछले 100 सालों में, ये हो ही नहीं सकता। हम इसे मानते ही नहीं है कि ये हमारे साथ हुआ है। और उन्होंने वापस अपने सोसाइटी को बिल्ड करना शुरू कर दिया। वो बात, वो रीढ़ की हड्डी जो हमारे पूर्वजों में था, वो हम खो चुके हैं। उस विमर्श को हम खो चुके हैं कि हम भी एक भव्य जो परंपरा है उसके डिसेंडेंट्स हैं, और हम में भी वो ताकत है कि हम उस भव्य पास्ट को रियलाइज कर पाए। जब हम खुद नहीं मानेंगे तो हम कैसे उसे साकार करेंगे? तो उस नैरेटिव को बदलने की जरूरत है, और उसके लिए हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है। दूसरे लोग कर ही रहे हैं। तमिलनाडु, जिसमें 98% हिंदू रहते हैं, वहां पर भी तो द्रविडियन आइडियोलॉजी का जन्म हुआ। जब पेरियार पहली बार गया था अपनी द्रविडियन आइडियोलॉजी बताते हुए, उसे सहराने वाला कोई नहीं था। वो अकेले सड़कों पे घूमता था और उसे लोग पागल कहते थे कि ये क्या कर रहा है, पागल है ये आदमी। पर उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो अपनी बात को दोहराए। हालांकि वो झूठ था, पर 1000 बार दोहरा के उसने उस झूठ को उस पूरे प्रदेश का सत्य बनाया, जहां पर हजारों सालों की एक सत्य रह चुकी है, जो उस प्रदेश को भव्य बना चुकी है। और आज उनकी ये हालत है। तो पूरी जो डिसीजन है वो आपके हाथ में है कि क्या आप सच तक पहुंचना चाहते हैं, क्या आप इतना काम करना चाहते हैं कि आप सच को लोगों के सामने लाए, ना कि एग्जिस्टिंग नैरेटिव्स को पूरा ट्विस्ट करके अपने इसके हिसाब से शॉर्टकट निकाले। तो शॉर्टकट से हमें उभर के जो है सत्य तक पहुंचने की जरूरत है, क्योंकि सत्यमेव जयते ना अनृतम। डेफिनेटली, मतलब आपको अपनी पहचान के सारे स्रोतों तक जाना होता है, उनको ढूंढ के निकालना होता है, अपने लिए ऐतिहासिक प्रेरणाएं लेनी होती है। लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत बार एक खतरा ये होता है कि एक प्रतिशोध का भाव जन्म ले लेता है, और आप एक ऐसे आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करने लगते हैं जो उन हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को सही करना चाहती है, प्रतिशोध लेना चाहती है, और वो फिर वर्तमान में जो लोग हैं उनसे लिया जाता है। इसी को एक तरह से एक इलिबरल डेमोक्रेसी का उद्भव आजकल माना जा रहा है कि पूरे दुनिया में ही, सिर्फ भारत में नहीं, कई सारे लोग भारत में भी आशंका बताते हैं कि एक तरह की इलिबरल डेमोक्रेसी है, क्योंकि अस्मिता की ये पहचान जब गाढ़ी होती जाती है तो फिर आप वर्तमान में प्रतिशोध लेना चाहते हैं। आपको ये खतरा लगता है क्या, खासकर भारत के संदर्भ में? देखिए, प्रतिशोध की भी एक सीमा, एक विडंबना है। तो आप सही कह रहे हैं कि जब प्रतिशोध होता है तो वो एक सीमा को पार कर देती है, और वो प्रतिशोध का फिर मतलब खत्म हो जाता है। किसी अच्छे कारण से प्रतिशोध शुरू होता है, फिर वो एक पीक पे आ जाता है कि वो भूल जाते हैं कि वो क्यों प्रतिशोध कर रहे थे। जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर हुआ, एक अच्छे मुद्दे पे ही शुरू हुआ था, फिर वो भूल गए कि क्या चल रहा है यहाँ पे, और जो दुकानें हैं उसे जलाना शुरू कर दिया। पर भारत में ये कभी नहीं हो सकता है। ये क्यों नहीं हो सकता भारत में? हमारे जो राजा महाराजा थे बहुत पराक्रमी थे, पर जब जंग नहीं चल रहा था तो उन्होंने क्या किया? तो अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो उन्होंने भव्य भव्य महल बनाए, उन्होंने जो आर्टिस्ट थे, लेखक है, उन्हें सराहा, उन्होंने अपने एनर्जी को पॉजिटिवली रीडायरेक्ट किया। ये क्षमता सिर्फ भारतीय लोगों में है। अगर आप बाकी पराक्रमी लोगों का, बाकी कॉन्करर्स की स्टोरी देखोगे तो जब वो जंग नहीं लड़ रहे होते तो वो उनका जो एग्रेशन है वो महिलाओं पे निकालते हैं, वो अलग अलग तरीके से उसे निकालते हैं। पर भारत के किसी महाराजा ने ऐसे नहीं किया है। तो भारत में वो ड्युअलिटी है कि हम लक्ष्मी का रूप भी ले सकते हैं, दुर्गा का भी रूप ले सकते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। तो हमें कॉन्टेक्स्ट को परखना बहुत अच्छे से आता है, और ये इसका जो एक पूरा प्रमाण है वो हमारा इतिहास है। हमारे जो राजा महाराजा, जो हमारे सारे कॉन्करर्स थे, जब जंग नहीं था, दे एनकरेज्ड आर्ट एंड एवोल्यूशन, दे डिड नॉट रेप वुमेन। बट अगर आप बाकी राजाओं का देखोगे, ऑल दे डिड वाज टेक ऑन मोर वाइफ्स, अब्यूज वुमेन, ड्रिंक, यही किया उन्होंने। बट भारत के साथ ये कभी नहीं हो सकता है। हमें पता है कि प्रतिशोध की सीमा कहाँ है और कब तक हमें प्रतिशोध करना चाहिए, और उस प्रतिशोध की ऊर्जा को बदलाव में कैसे कन्वर्ट करना है, ना कि अपने सोसाइटी को ध्वस्त करने में लगाना है। इस सवाल को मैं और डायरेक्टली पूछ लेता हूं कि
क्या आपको लगता है कि भारत के मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस, हार्मोनिक स्ट्रक्चर पे अभी कोई खतरा है या वो सुरक्षित है? मेरा मानना यह है कि भारत एक ऐसा ही एकमात्र देश है जहां पे मल्टीकल्चरलिज्म रह सकता है, बच सकता है, क्योंकि बाकी देशों में हम जानते हैं कि एक कल्चर की दूसरे कल्चर पर हो ही जाता है, जिसकी वजह से मेजॉरिटेरियनिज्म शब्द का जन्म हुआ। पर भारत एक ऐसी ही देश है जहां पे यहूदी भी जो आए थे बच के, वो भी आज यहाँ पे समृद्ध है, हालांकि वो 1% से भी कम है। जो पारसी है 1% से भी कम है। अगर आप बाकी दुनिया की हालत देखोगे, क्रिश्चियंस के साथ क्या हो रहा है पाकिस्तान में, सिखों के साथ क्या हुआ अफगानिस्तान में, बहुत बुरा हुआ। पर जो पारसी है भारत में 1% से भी कम है, उनके पास इस देश की सबसे ज्यादा संपत्ति है, उन्हें सराहा जाता है, उन्हें सेलिब्रेट किया जाता है। रतन टाटा इज अ मॉडल टू सो मेनी यंग इंडियंस। Abdul Kalam has been one of the most successful presidents of this country. तो अगर मल्टीकल्चरलिज्म कहीं पे पनप सकता है, वो सिर्फ भारत में पनप सकता है, क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति धर्म के अलावा इस बात पर विश्वास करता है कि वसुदैव कुटुंबकम। बाकी लोग बस कहते हैं द वर्ल्ड इज वन फैमिली, पर हम इसे जीते हैं। इस बात पे जैसे क्रिश्चियन लोग कहते हैं आमेन। तो मुझे लगता है मुझे आपसे बस लास्ट चौथा सवाल एक ही करना है। आपने बहुत बड़ा एक तरह का एक रोल अदा किया है पिछले 3-4 साल में, एक वॉइस के तौर पर, एक एक्टिविस्ट स्पीकर के तौर पर, और आपने किताब भी लिखी है। तो आप अपनी भूमिका आगे क्या देखती है? देखिए आप एक्टिव पॉलिटिक्स कर चुकी हैं तो कहीं लगता है डाउन द लाइन कि आप प्रैक्टिकल इलेक्ट्रल राजनीति में जाने वाले हो कभी? देखिए ये सवाल हमसे मत करिए, हमें नहीं पता है कि हमारा भविष्य हमारे लिए क्या लिख कर लाया है, क्योंकि हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हम ऑक्सफोर्ड पहुँचेंगे। जब हम पहुँचे हमने ये नहीं सोचा था कि हम छात्र संघ के अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे या हम बन जाएंगे छात्र संघ के अध्यक्ष। तो मैं बस यही चाहूँगी कि मेरे जीवन में मेरा जो भी काम हो, इससे हम एक सिस्टम को एफिशिएंसी की ओर लेके जाए। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ इन टर्म्स ऑफ द इम्पैक्ट आई हैव हैड, एंड मैं यही चाहूँगी कि एंड ऑफ द डे ऐसे लोग हो जो इससे इंस्पायर हो और इस पूरी बात को आगे लेके जाए। मैं ये नहीं चाहूँगी कि रश्मि है और रश्मि रहे, मैं चाहूँगी कि और लोग आगे आए और मुझसे और बेहतर करें और इस पूरी दुनिया को जो है आगे लेके जाए। तो आई वुड जस्ट वॉन्ट टू बी दैट cog in the wheel, not the wheel itself, because the movement matters more than the people. थैंक यू सो मच। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, लेकिन सत्र अभी हम ख़त्म नहीं कर रहे हैं। हम आप लोगों के सवाल लेना चाहते हैं और शुरू करें ये सवाल लेना, क्योंकि मुझे लगता है इतने सारे स्टूडेंट्स हैं और उनका पार्टिसिपेशन, उन्होंने इस यात्रा से जो अभी हमने सुनी उससे क्या सीखा या सीखना चाहते हैं। कोई डिटेल्स के भी सवाल हो सकते हैं कि उस वक्त क्या हुआ, या तो शुरू करते हैं ना। यस नमस्ते मैम। नमस्ते सर। मैम जो आपने जो स्टोरी बताई, मुझे उससे आपसे 2 सवाल पूछने हैं। मेरा पहला सवाल ये था कि आपने बताया कि हमारी हिस्ट्री को कैसे ब्रिटेन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, इससे साफ है कि वो हमारे हिस्ट्री को बहुत नीचा दिखा रहे हैं। आपने कोशिश भी की उसे सुधारने की, बट क्या आप उसे कर पाए? और अगर नहीं तो अभी भी चल रहा होगा। तो वो ऐसा है कि वो एक साइकिल बना दिए हैं जिसमें उनके आने वाली हर जनरेशन को वही पढ़ाया जाएगा और हर बार वो हमारे देश को नीचा दिखाएंगे, जबकि ये गलत नहीं है। तो हम इसे कैसे सुधार सकते हैं? देखिए वो इसलिए भी पढ़ाया जा रहा है क्योंकि हमने इसके कई तथ्यों को अपनाया भी है। अगर आप आज सारे भारतीयों से ये पूछोगे कि क्या कॉलोनाइजेशन पॉजिटिव एक्सपीरियंस था भारतीय मूल के लोगों के लिए, तो 1-2 तो मिलेंगे जो बोलेंगे कि हाँ सकारात्मक जो एक्सपीरियंस था वो था। हालांकि 98 पीपल विल से दैट इट वाज अ नेगेटिव एक्सपीरियंस, पर जो ये वोकल माइनॉरिटी है इन्होंने माइक पकड़ा हुआ है, और जो मेजॉरिटी है वो साइलेंट बैठती है कि हमें क्यों बोलना है, हमें सच पता है। तो भारत को ये रोल प्ले करने की बहुत ज़रूरत है कि वो अपने सच को आगे करे। आज की डेट में कर रही है। पिछले 10 वर्षों में बहुत ऐसे
चीज़ें हुए हैं जहाँ पे हमने चीज़ों को वी डिडंट टेक इट लाइंग डाउन, और ब्रिटेन में जो जो हमारी चीज़ें रखी हुई है उसे हम वापस लाने की भी प्रक्रिया हमने शुरू करी है। तो इस पूरे मोमेंटम को रखने की ज़रूरत है और सवाल पूछने की ज़रूरत है, और बदलाव आएगा। बदलाव तब आएगा जब हम बोलेंगे कि बदलाव चाहिए। आज की डेट तक कोई बोल नहीं रहा था कि हमें बदलाव चाहिए, और जो साइलेंट मेजॉरिटी है इसे साइलेंट नहीं बल्कि वोकल मेजॉरिटी बनने की ज़रूरत है। मैम मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप एक दूसरे देश में जाकर, जो दूसरे कॉन्टिनेंट में, वहाँ जाके इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इस पे आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? उन्होंने आपको सपोर्ट किया या फिर इसका अपोज किया गया था? हर माँ की तरह मेरे माँ ने भी बोला, क्यों कर रही हो, क्या ज़रूरत है तुम्हें, पढ़ने गई हो, पढ़ाई करो। पिताजी ने बोला ठीक है, लड़की कुछ करना चाहती है, कर लेगी कुछ ना कुछ। तो देयर वर बोथ साइड्स कि कुछ ना कुछ चल रहा है। और जब मैंने लड़ा, एक्चुअली चुनाव लड़ा, तो दोनों को लगा कि कुछ तो क्लास इलेक्शन चल रहा है। मतलब मेरी माँ कह रही थी कि इलेक्शन में पढ़ते नहीं है, पर उन्हें इतना पता नहीं था कि इतनी बड़ी बात है। अगले दिन जब टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे आया, इंडियन गर्ल बिकम्स फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट्स यूनियन, तो माँ को लगा अरे इतनी बड़ी बात है, तुमने तो बोला कि कुछ क्लास में चुनाव हो रहा है और तुम लड़ रही हो। तो ऐसा भी था। तो इट वॉज क्वाइट मिक्स्ड, उन्हें पता भी नहीं था कि मतलब इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और ये कितना बड़ा है। एंड दे वर वेरी सपोर्टिव, ऑल क्रेडिट्स टू देम। थैंक यू मैम। नमस्कार मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आई, और मैं आपकी जो आपका काम है मैं उसकी बिल्कुल हृदय से सराहना करती हूँ। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, परंतु क्योंकि जितना मैं समझती हूँ आपने बहुत गहरा अध्ययन किया हुआ है भारत को लेकर और भारत की संस्कृति को लेकर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो भारत के गुलामी के वर्ष रहे हैं, भारत हारा क्यों, भारत गुलाम रह कैसे पाया? क्योंकि लोग जो बोलते हैं कि जातिवाद था और धर्म के पिछड़ेपन होने की वजह से, परंतु आप इसको कैसे देखती हैं? मैं इसके कारण आपसे चाहूँगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि हम बहुत ही सेंसिटिव लोग हैं। हम एक ऐसी परंपरा से आते हैं जहाँ पे किसी को क्षति पहुँचाना बुरी बात मानी जाती है। तो अगर हम पर कोई आरोप लगाता है तो पहले हम प्रति आरोप नहीं लगाते हैं, बल्कि अपने अंदर झांकते हैं कि क्या सच में मैंने ऐसे कुछ किया है। ये हमारी संस्कृति है कि हम अच्छे हैं, ये बुराई नहीं है। इसीलिए अनफॉर्चुनेटली इसकी एक डिसएडवांटेज भी है। ये जितनी अच्छी बात है उतनी भी बुरी भी है। अच्छी इसलिए है कि भारत के अगर मैं किसी भी कोने में जाऊं, मैं कर्नाटका से हूं, मैं दिल्ली में पहली बार 2 साल पहले आई थी और मैंने हिंदी अपना ऐसे 10-15 दिन में ही उठा लिया था, क्योंकि लोगों ने इतने प्यार से मुझसे बात करना शुरू कर दिया। और मतलब वो एक पूरा भाव है। यहाँ पर भी मुझे रोटी मिल जाएगी अगर मैं यहाँ इधर उधर घूम रही हूँ और मुझे भूख लगी है, कोई ना कोई मुझे खिला देगा। कर्नाटका में कोई आपको खिला देगा, क्योंकि हम सेंसिटिव लोग हैं। क्योंकि हम सेंसिटिव हैं, हम आरोप को भी जल्दी अपना लेते हैं। जैसे हम अच्छी चीज़ों को, लोगों को, हर चीज़ को अपनाते हैं, ये जो आरोप लगते हैं इसे भी हम अपना के अपने आप को कमज़ोर महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो हमें इस चीज़ को मानने की ज़रूरत है, इस चीज़ को पहचानने की ज़रूरत है कि पूरी दुनिया हमारी तरह नहीं है। पूरी दुनिया वसुधैव कुटुंबकम को नहीं मानती है, हम मानते हैं। तो अच्छाई तब तक अच्छाई और सही रहती है जब तक बाकी लोगों को भी उसका कद्र हो, और जहाँ पर उसका कद्र ना हो तो हमें उस हिसाब से चलने की ज़रूरत है। तो भारत को ये पहचानने की ज़रूरत है। अगर हम विश्व पटल पर जाके बोले कि हाँ थप्पड़ तो मारा, दूसरे गाल पे मारो, तो वो मार देंगे। भारत ही ऐसा देश है जो नहीं मारेगा। तो हमें इस डिफरेंस को मानने की ज़रूरत है और एक मायावी के साथ मायावी की तरह ही डील करने की ज़रूरत है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, श्री कृष्ण जी ने कहा था महाभारत के संदर्भ में कि अच्छाई रखो अपना अपने पास। भगवान अर्जुन भी हार गए थे। भगवान अर्जुन इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ मॉडर्न डे इंडियन, कि लोग आरोप लगा रहे हैं और इनको लग
ये तो अपने ही लोग हैं, हम क्यों इनके खिलाफ जंग लड़े, क्या साबित करना चाहते हैं हम? अक्सर हम यही करते हैं ना। तब कृष्ण जी को याद दिलाना पड़ा कि अर्जुन ऐसे नहीं होता है, धर्म अधर्म में भी एक अंतर होता है और इस अंतर को जानना बहुत जरूरी है। तो आज के जो युवा है, आज का भारतीय जो है, उसे वैसी ही तरह, अर्जुन की तरह कृष्ण जी की जो टीचिंग्स है भगवत गीता को इंटरनलाइज करके अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीके से पेश आने की जरूरत है। अमेरिका के साथ हमें कैसे पेश आना है, ब्रिटेन के साथ हमें कैसे पेश आना है, हमें नेपाल के साथ कैसे पेश आना है, रशिया के साथ कैसे पेश आना चाहिए, इसका अंतर हमें पता होना चाहिए। इसी के साथ मैं सत्र के वक्ताओं से निवेदन करती हूँ कि कृपया मिरांडा हाउस गेस्ट रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करें और इसकी शोभा बढ़ाएं। मुझे आपसे ये कहना है, जो रश्मि ने आखिर में उदाहरण दिया उसी से नहीं चल, जो रश्मि ने लास्ट एग्जाम्पल दिया उसी से मुझे ये सत्र कंक्लूड करना है। उन्होंने कहा कि महाभारत में कृष्ण ने ऐसा किया। आप ये जान लीजिए, महाभारत में कोई बाहरी शत्रु नहीं है, वो एक परिवार के भीतर, एक हिंदू परिवार के भीतर हो रहा है। वहाँ पे कोई मुस्लिम नहीं है, वहाँ पे कोई यवन नहीं है, कोई ईसाई नहीं है, कोई कॉलोनियल फोर्स नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कमियां हैं। तो जब कोई भी समाज या सभ्यता ऐसा मानने लगती है कि वो सब दूसरों से बेहतर है, तो वो उस राह पर चल पड़ती है जिस पे कभी ब्रिटेन चल पड़ा था, क्योंकि उन गोरे लोगों को लगता था कि वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। हमें उन खतरों के प्रति आगाह रहना चाहिए, हमें ये मान के चलना चाहिए कि कमियां भीतर भी हो सकती हैं, क्योंकि महाभारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि शत्रु सदैव बाहर नहीं होता है, वो परिवार के भीतर भी हो सकता है और आपको उससे भी लड़ना होता है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। जागरण, बहुत सारे दोस्त यहाँ पर है। अब मैं प्रोफेसर डॉक्टर हिना सिंह मैम से निवेदन करती हूँ कि आप कृपया मंच पर आएं और इस सत्र के वक्ताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें।